नमस्कार दोस्तों, बीएस गुरु एजुकेशन में मैं भूपेंद्र सिंह आपको एक बार फिर करंट न्यूज़ के लिए लेकर चल रहा हूं अपनी पहली स्लाइड पर। चलिए देखते हैं आज की न्यूज़ किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। फ्रेंड्स, चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, पहली न्यूज़, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप अफ्रीका महाद्वीप का है और यहाँ पर ब्रूकिन फाशो ब्रूकिन ब्रूकिना फाशो ये एक देश है। तो हम आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके आसपास के देश आप देख पा रहे हैं, जैसे हो गया माली, और इधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, आपको हो गया घाना। इस तरह करके देश हैं आसपास। तो फ्रेंड्स, आज ये न्यूज़ में उसके नीचे अटलांटिक ओशन है इधर। और तो देखते हैं इस देश के विषय में। तो बुर्किना फासो जो देश है, उसकी सेना ने घोषणा की कि उसने राष्ट्रपति रोच कबोरे को अपदस्थ कर संविधान को निलंबित कर दिया है। साथ ही सरकार और राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया है और देश की सीमाओं को बंद कर दिया है। सेना ने पिछले 18 महीने में माली, गिनी में सरकारों को गिरा दिया है। चाड के उत्तरी मैदान में विद्रोहियों से लड़ते हुए राष्ट्रपति इदरीसी डेबी की मृत्यु के बाद पिछले साल 2021 चाड में सेना ने भी पदभार संभाला। बुर्किना फासो एक पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश बुर्किना फासो को वर्ष 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से कई तख्तापलट सहित अस्थिरताओं का सामना करना पड़ा है। बुर्किना फासो के नाम का शाब्दिक अर्थ है ईमानदार पुरुषों की भूमि। इसे क्रांतिकारी सैन्य अधिकारी थॉमस संकरा द्वारा चुना गया था, जिन्होंने वर्ष 1983 में सत्ता संभाली थी। वर्ष 1987 में उनकी सरकार को गिरा दिया गया और उन्हें मार दिया गया था। वर्ष 2015 में बुर्किना फासो इस्लामी विद्रोह से प्रभावित है और यह विद्रोह पड़ोसी देश माली से, जैसे कि हमने अभी देखा था, माली से फैला है और इसने इसके महत्वपूर्ण पर्यटन को, उद्योग को नुकसान पहुंचाया है। और भूमि अवध देश बुर्किना फासो जो सोने का उत्पादक होने के बावजूद पश्चिमी यहाँ पर सोने का उत्पादन होता है और पश्चिमी अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक है। ने वर्ष 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता के बाद से कई तख्तापलटों का अनुभव किया है। इस्लामी उग्रवादियों ने बुर्किना फासो के एक क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और कुछ क्षेत्रों पर निवासियों को इस्लामी कानून के अपने कठोर संस्करण का पालन करने के लिए मजबूर किया है, जबकि विद्रोह को दबाने के लिए सेना के संघर्ष के चलते दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों को समाप्त कर दिया गया है। काबोरे को हाल के महीनों में उग्रवादियों द्वारा नागरिकों और सैनिकों की हत्या पर निराशा के बीच विरोध की लहरों का सामना करना पड़ा था, जिसमें से कुछ का संबंध इस्लामिक स्टेट और अल कायदा से है। यह असंतोष नवंबर 2021 में बढ़ गया, जब मुख्य रूप से सुरक्षा बलों के 53 सदस्यों को संदिग्ध जिहादियों द्वारा मार डाला गया था। तो ये न्यूज़ थी आपकी बुर्किना फासो से। ये देश है अफ्रीका का और यहाँ पर लीबिया द्वारा एक तरीके से समस्याएं पैदा की जा रही हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ सोने का उत्पादन होता है बुर्किना फासो में। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है केरल के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की दो नई प्रजातियों की खोज की है या पहचान की है, जिनका संबंध नारियल के तने की सड़न रोग से है। बेसल स्टेम रोट के बारे में जरा जानते हैं। ये बेसल स्टेम रोट के विषय में जानते हैं। दो कवक प्रजातियां गनोडर्मा केरलेंस और गनोडर्मा स्यूडोप्लानेटम हैं। नारियल के मूल तने जैसे कि बट रोट और बसेला स्टेम रोट ऑफ कोकोनट को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
गनोडर्मा विल्ट आंध्र प्रदेश और अनबरोगा कर्नाटक और तंजावुर विल्ट तमिलनाडु। और संक्रमण जड़ों से शुरू होता है, परंतु इसके लक्षणों में तना, पत्तियों का रंग बदलना व सड़न शामिल है। बाद के चरणों में फूल एवं नारियल फल समाप्त होना शुरू हो जाता है और अंत में संपूर्ण नारियल यानी कोकोस न्यूसीफेरा नष्ट हो जाता है। यह एक लाल भूरे रंग का बहता या रिश्ता पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। इस रिसाव युक्त पदार्थ की उपस्थिति केवल भारत में ही बताई गई है। एक बार संक्रमित होने के बाद पौधे के ठीक होने की संभावना नहीं होती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इससे भारी नुकसान होता है। भारत में वर्ष 2017 में किए गए कुछ अनुमानों के अनुसार कहा जाता है कि लगभग 12 मिलियन लोग नारियल की खेती पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार से जानते हैं कवक क्या होता है। कवक एकल कोशिकीय, कवक जो होता है वो एकल कोशिकीय या बहुजटिल कोशिकीय जीव हो सकते हैं। वे लगभग किसी भी आवास में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जमीन पर रहते हैं। मुख्य रूप से समुद्र या मीठे पानी के बजाय मिट्टी या पौधे में पाए जाते हैं। अपघटक नामक समूह मृदा में या मृत पौधे के पदार्थ पर उगता है, जहां वे कार्बन और अन्य तत्वों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ पौधों के परजीवी फफूंद, स्कैब, पपड़ी जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। बहुत कम संख्या में कवक जानवरों में बीमारी का कारण बनते हैं। मनुष्यों में इनमें एथलीट फुट एथलीट फुट, दाद और थ्रेस जैसे त्वचा के रोग शामिल हैं। तो इस प्रकार कवक रोगों को ने जाना। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु चुना गया है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। तब से यह गुजरात की आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। प्रोफेसर विनोद शर्मा ने DRR को राष्ट्रीय एजेंडे में आगे लाने की दिशा में अथक प्रयास किया है। पुरस्कार के बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों, संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने तथा सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इस पुरस्कार में एक संस्था के मामले में 51 लाख रुपए नगद और प्रमाण पत्र व एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए तथा प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इस प्रकार ये था। जानते हैं आपदा जोखिम प्रबंधन। आपदा जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य प्राकृतिक खतरों, संबंधित पर्यावरण, तकनीकी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए समाज व समुदाय की नीतियों, रणनीतियों और इसके करने की क्षमता को लागू करने हेतु प्रशासनिक निर्णयों, संगठन, परिचालन, कौशल व क्षमताओं का उपयोग करने के लिए व्यवस्था प्रक्रिया से है। अगर बात करें हम खतरों के प्रतिकूल प्रभावों से बचने या समित यानी रोकथाम या समन या और तैयारी करने हेतु संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों सहित सभी प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं। आपदा प्रबंधन में गतिविधियों के 3 प्रमुख चरण हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। तो देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का 12वां संस्करण मनाया जा रहा है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। चुनाव के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने तथा सभी श्रेणी के मतदाताओं के लिए पूरी प्रक्रिया को सरल व एक यादगार अनुभव बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन
यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर 25 जनवरी को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य अधिक मतदाता, विशेष रूप से नए मतदाता बनाना है। इस दिवस पर मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता का प्रसार किया जाता है। मतदान का उच्च प्रतिशत जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण या प्रतीक माना जाता है। अगर हम बात करें मतदान का जो निम्न प्रतिशत है, तो राजनीति की उदासीन समाज की ओर इशारा करती है, और वहीं देश में मौजूद विघटनकारी तत्व अक्सर ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर या उठाने का प्रयास करते हैं, जिनसे न केवल लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा होता है, बल्कि इससे देश की समस्त राजनीतिक व्यवस्था भी उथल पुथल होने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और चूंकि 25 जनवरी 1950 को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग का, इसीलिए युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए और उन्हें अपने मत का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़कर और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को मजबूत या जीवंत बनाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आर नागास्वामी। पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक आर नागास्वामी, अगर बात करें पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक आर नागास्वामी, 23 जनवरी 2022 को उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। पुरातत्व, वास्तुकला, पुरालेख, मुद्राशास्त्र, प्रतिमा विज्ञान, दक्षिण भारतीय कांस्य मंदिर अनुष्ठानों से संबंधित नागास्वामी ने कोविड-19 महामारी के दौरान तमिलनाडु के मंदिरों को बंद करने के विचार का समर्थन किया था। नागास्वामी का जन्म इरोड जिले के कोडुमुंडी में हुआ था। उन्हें तमिल और संस्कृत का गहरा ज्ञान था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से भारतीय कला विषय पर पीएचडी की थी। विभिन्न क्षमताओं के साथ पुरातत्व विभाग की सेवा करने के बाद वह वर्ष 1966 में इसके निदेशक बने और वर्ष 1988 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने वर्ष 1983 में एक किताब मास्टरपीस ऑफ अर्ली साउथ इंडियन ब्रोजेस लिखी और विश्व शास्त्रीय तमिल सम्मेलन को चिन्हित करने के लिए तमिलनाडु सरकार हेतु एक पुस्तक का संकलन किया। उनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें ममल्लपुरम से संबंधित हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, उत्तर मेरू और गंगाई कोड चोलपुरम द्वारा प्रकाशित हैं। उन्होंने तमिल में भी किताबें प्रकाशित की हैं। तो ये थे आर नागास्वामी, जिन्होंने पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक के रूप में जाना जाता है। अगली न्यूज़ है 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ढाका में आयोजित हो रहा है, और 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पीएस विनोद राज निर्देशित फिल्म कूंजगल फ्रॉम इंडिया ने एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्मों के लिए दिए गए 17 पुरस्कारों में 4 और भारतीय प्रविष्टियां भी शामिल थी। जय सूर्या को रंजीत शंकर निर्देशित फिल्म सनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कथा लेखक इंद्रनील राय चौधरी और सुगाता सिंह को भारत बांग्लादेश फिल्म मायर जोजाल हेतु तथा विशेष दर्शन पुरस्कार एमी बरुआ निर्देशित फिल्म सेम खोर को दिया गया। नेपाल से सुजीत बिदारी निर्देशक फिल्म आइनास इयाल को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला, और बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने ढाका में राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किए।
ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 70 देशों की 225 फिल्में प्रदर्शित की गई। तो इस प्रकार ये 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने फ्रेंड सर्कल में लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।